नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, आज का ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वीडियो मैंने पति और पत्नी दोनों के लिए बनाया है, जहाँ पर पत्नी अगर इस तरह से बातें करती है, जहाँ पर वो ये कहती है कि मेरे माता-पिता ने इतना पैसा विवाह के दौरान खर्चा किया है और जहाँ पर पति के ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि इनके परिवार वालों के द्वारा कहा गया है कि शादी पर आप इतना खर्चा करें। तो क्या लड़की वाले जो हैं, अगर लड़के पर ये आरोप लगाते हैं कि विवाह के दौरान इन्होंने हमसे कहा कि आपको विवाह में इतना पैसा खर्च करना है, तो क्या उसकी वसूली लड़की वाले लड़के वालों से कर सकते हैं? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ, जहाँ पर लड़की पक्ष यानी कि वधू पक्ष वर पक्ष पर आरोप लगाता है कि इनके कहने पर हमने इतना पैसा खर्चा कर दिया है, जहाँ पर हमें 30 लाख रुपया या 40 लाख रुपया खर्चा हो गया है। तो क्या ऐसा कोई कानून है जहाँ पर ये पैसे की वसूली की जा सकती है या रिकवरी हो सकती है? देखिए दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन करूंगी कि अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा इंस्टाग्राम आईडी और मेरा फेसबुक पेज अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसी तरीके से कानूनी जानकारी मेरे सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे प्राप्त कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि अगर पति पत्नी के बीच में मतभेद हो जाता है, मतभेद होने के बाद लड़की पक्ष यानी कि आपकी पत्नी न्यायालय में जाती है या पुलिस स्टेशन जाती है या महिला थाने में जा रही है, कहीं पे भी जा रही है, तो उसके द्वारा एक कॉमन एक प्रश्न जो उसके द्वारा वहाँ पर लिखाया जाता है, वो प्रश्न आपसे होता है कि देखिए, आपने हमसे कहा था कि विवाह के दौरान आप इतना खर्चा करो और हमने आपके कहने पर ये खर्चा तो किया है, लेकिन अब हम दोनों के बीच में जो समझौता हो रहा है, आप वो सारा पैसा हमें वापस कीजिए और उसके ऊपर एक्स्ट्रा आपको पैसा देना है। जैसे इसको इस तरह से समझते हैं कि पति और पत्नी दोनों के बीच में मतभेद होता है। मतभेद होने के बाद आपका मामला थाने में जा रहा है या मीडिएशन सेंटर जा रहा है या कोर्ट में जा रहा है, जहाँ पर लड़की कहती है कि हमें जो हमारा खर्चा हुआ है विवाह के दौरान, मेरे पिता ने जो खर्चा किया है वो 30 लाख रुपया खर्चा हुआ है। अब मैं आपसे समझौता करने को पूर्ण रूप से तैयार हूँ, जो भी आप दोनों के बीच में समझौते हुए हैं, लेकिन इससे पहले आपको 30 लाख के ऊपर 5 लाख रुपये एक्स्ट्रा और देना पड़ेगा या 30 लाख के 30 लाख रुपये हमें रिटर्न करने पड़ेंगे। लेकिन जहाँ पर आपको ये अच्छे से मालूम है कि विवाह के दौरान उन्होंने इतना खर्चा किया ही नहीं है, उन्होंने बढ़ा चढ़ाकर ये लिखा है, तो क्या ऐसे में वो पैसा आपको देना पड़ेगा? देखिए, विवाह में कितना खर्चा हुआ है और उनके द्वारा कितना लिखाया गया है, ये दोनों अलग-अलग नंबर होते हैं। जहाँ पर उनका खर्चा अगर 5 लाख रुपया है, तो वो खर्चा वहाँ पर 25 से 30 लाख रुपया लिखाते हैं या 20 लाख रुपया लिखाते हैं। अगर इस तरह की बात उठती है या आपकी पत्नी के द्वारा लिखी जाती है, तो देखिए, यहाँ पर आपको तर्क कैसे रखना है। जैसे अगर पत्नी कहती है कि 10 लाख रुपया में हम सेटलमेंट कर लेते हैं, हमारा विवाह में 5 लाख रुपया लगा है, हम 10 लाख रुपये में सेटलमेंट कर लेते हैं या 12 लाख रुपये में हमारा सेटलमेंट हो जाता है, लेकिन आपके पास तो इतना पैसा ही नहीं है, आप कहाँ से 12 लाख रुपए देंगे? तो मामला न्यायालय में आ जाता है या कोर्ट में आ जाता है या मीडिएशन सेंटर में आ रहा है, जहाँ पर भी आपका मामला है, तो वहाँ पर आपको ये कहना है, अपना तर्क वहाँ पर रखना है कि जब विवाह हुआ था तो इनकी तरफ से कोई भी ऐसा खर्चा नहीं किया गया है जो इन्होंने पेपर वर्क में लिखवाया है। अब बात करें कि खर्चा हुआ भी है, तो एक तरीके से तो ये बोलती हैं कि मेरे पिता काफ़ी गरीब हैं, हम गरीब फैमिली से हैं, तो इतना पैसा इनके पास कहाँ से आया? पहला तर्क। अगर पत्नी का ये जवाब होता है कि हमने भई लोन लिया है, रिश्तेदारों से लिया है, तो आपको उसका सबूत माँगना है कि भई अगर लोन लिया है तो कौन से बैंक से लिया है, आप मुझे लिख के बताइए। अब खर्चा अगर हो रहा है, तो आपको ये कहना कि अगर खर्चा इनका हुआ है तो हमारा भी खर्चा हुआ है। अगर इन्होंने भई मेहमानों पर खर्चा किया है, तो हमने भी अपने घर पर संगीत किया है, हमारे भी मेहमान आए हैं। अब बराबर खर्चा जितना इनका खर्चा हुआ है, यानी कि अगर 10 लाख रुपया इनका खर्चा हुआ है, तो 12 लाख तो हमारा ही खर्चा हो गया है। मेहमानों में और फंक्शन में तो हमारे घर पे भी कोई कमी नहीं की गई है। अब मान लेते हैं पत्नी का खर्चा बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है? आप ये कहते हो कि भई मान लेते हैं कि ठीक है, आपका खर्चा बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपने तो कहा नहीं उनसे खर्चा करने के लिए, उन्होंने तो खुद ही दूसरों को दिखाने के लिए खर्चा किया है। आपके द्वारा तो कभी कोई माँग भी नहीं रखी गई है, ना ही आपने कहा कि विवाह में आप इतना खर्चा कीजिए। ये तो उनकी पर्सनल चीज़ें थी, जहाँ पर वो जिस तरह से खर्चा करने की सोच रहे थे, दिखावे के लिए वो खर्चा कर रहे थे। आपके द्वारा नहीं कहा गया है, आपने कोई डिमांड नहीं की है, कोई दहेज नहीं लिया है। ये आपको वहाँ पर अपना तर्क प्रस्तुत करना है, ये बातें आपको वहाँ पर लिखनी है और बोलनी भी है। देखिए, अगर पत्नी के द्वारा ये कहा जाता है कि हमने रिश्तेदारों से पैसा लिया, हमने लोन लिया, इनके कहने पर हमने इतना पैसा खर्च कर दिया, तो आपको एक
वहाँ पर कहना है कि अगर हमारे द्वारा ये कहा गया है तो हमने पहले तो आपसे कहा नहीं, लेकिन अगर हमारे द्वारा ये हम कहते हैं कि हमने ऐसा कहा भी है तो आपने फिर भी ऐसे परिवार में अपनी लड़की को क्यों दिया है, फिर भी आपने ऐसे परिवार से अपना रिश्ता क्यों जोड़ा है, जब आपको लग रहा था कि हम डिमांड कर रहे हैं या हम फंक्शन में इतना पैसा खर्चा कर दें कि सोच रहे हैं, तो उस वक्त आपने क्यों नहीं मना किया। उस वक्त तो आपको ये सोचना चाहिए था कि जो इस तरह से कह रहा है कि भैया इतना पैसा खर्च करो, उस घर पर लड़की देने का क्या मतलब। देखिए, जो महिलाएं बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करती है, अगर ये बात कोई महिला बड़ा चढ़ाकर न्यायालय में रखती है या पुलिस वालों के समक्ष रखती है, तो वहाँ पर आपका पति ये बात उठा सकता है, जहाँ पर वो ये कह सकता है कि हमारे द्वारा इनसे कोई मांग नहीं की गई है, अगर मांग की गई थी तो इन्होंने फिर भी अपनी लड़की का विवाह हमसे क्यों किया। ये कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो तर्क आपको देना ही देना है। अब न्यायालय में जब ये बात रखी जाती है, पूछी जाती है कि भाई आपकी पत्नी का ये कहना है कि विवाह के समय में आपने इतना पैसा जो खर्चा किया है ये हम उनसे वसूली करेंगे, यानी कि पति को देना पड़ेगा। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें आपको देना पड़ेगा। अब पति वर्ग यानी कि पुरुष वर्ग ये सोचता है कि इतने मामले आगे बढ़ेंगे, इससे बेटर ये है कि अगर पत्नी 10 लाख रुपया मांग रही है या 20 लाख रुपये में हमारा समझौता हो जाता है तो हम समझौता ही कर लेते हैं। लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है झूठे आरोप लगाने की, जहाँ पर बात आ जाती है कि पत्नी के पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, देखिए, जहाँ पर पत्नी सिर्फ आपके ऊपर एक दबाव बनाना चाहती है, जहाँ पर वो आपको डराना चाहती है, जहाँ पर महिला एक झूठा आरोप अपने पति के ऊपर लगा रही है, तो वहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, समझौता करने की भी आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर पत्नी आपसे पैसा डिमांड कर रही है, जहाँ पर उसको लगता है कि इस व्यक्ति से मैं आसानी से पैसे ले लूँगी, तो वहाँ पर ऐसी महिला को पैसा देने से बेहतर है कि आप केस अपना आगे लड़िए। अगर आपके पास एविडेंस है, आप सच्चे हैं, तो उस वक्त की मैं बात कर रही हूं। लेकिन जहां पर महिला इस तरह से बड़ा चढ़ाकर लिखती है, जहां पर उसके द्वारा लिखा जाता है कि मेरे माता पिता ने कर्जा लिया, कर्जा लेने के बाद मेरा विवाह किया, तो इन महिलाओं के लिए मैं यही कहूंगी कि अभी आप लिखा रही हैं, लेकिन जब आप न्यायालय में आएंगी तो वहां पर कहीं ना कहीं आपकी एक छोटी सी गलती आपके केस पर भारी पड़ेगी। और उस वक्त जो पति के द्वारा आपको पैसा दिया जा रहा है मेंटेनेंस के तौर पर, जो पति आपको दे रहा है पैसा, या समझौता के वक्त पति आपको पैसा दे रहा है, तो वहां पर उतना पैसा भी आपको नहीं मिलेगा। तो अगर कोई महिला इस तरह से गलती करती है तो वहां पर मैं बता दूं कि उस वक्त ये आपकी भारी गलती हो सकती है, जो आपके केस में इसका काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखिए कि उतनी ही आपको बातें लिखनी है जो सच है। अगर आप झूठा मामला दर्ज करवा रही हैं, सोच रही हैं कि मैं बड़ा चढ़ाकर अपने पति से पैसे लूँ, वसूली करूँ, तो यहाँ पर आपका ये जो तर्क जो आप देंगी कि मेरे पति ने जो है इतने पैसों की डिमांड की थी, इन्होंने कहा था कि विवाह को इस तरह से होना चाहिए था, हमने अपनी क्षमता से ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, तो ये सारी तरकीबें न्यायालय में काम नहीं आएंगी। फिलहाल कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इसी तरीके से सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।